अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली बेस और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन। हमारे प्रोग्राम देखने वाले बहुत से व्यूअर्स ने इस बात के हमें फीडबैक दिया कि अक्सर हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में तेजी आती है फिर मंदी हो जाती है, या इसके बारे में कई बार ये भाम पैदा हो जाता है कि ये जो तेजी का सिलसिला है वो कहां तक चलेगा और कहां जाके थम जाएगा। ऐसा ही कुछ देखने में आ रहा है आजकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। जिस तरीके से गुज़िश्ता 1 से 2 हफ्ते में हमने देखा कि इंडेक्स की जो मूवमेंट रही वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड नजर आई 46 से 47,000 पॉइंट्स के दरमियान। इस तमाम अरसे में कुछ बहुत से स्क्रिप्ट चलते हुए नजर आए तो कुछ सेक्टर्स ने जो परफॉर्मेंस ड्यू थी वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखाई। खास करके अगर हम बात करें ऑयल सेक्टर की तो आज भी इस बारे में काफी ज्यादा लोगों के सवालात हैं कि जिस तरीके से और जिस तेजी से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आती हैं उसका इंपैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उस तरीके से नजर नहीं आता। यह भी सवाल है कि अगर इंडेक्स में जो एक रुकावट आई हुई है 47,000 के इंडेक्स लेवल के आसपास, क्या ये रुकावट अबूर करने के लिए ऐसी कौन सी चीज होगी जिससे ये इंडेक्स आगे की तरफ मूव करते हुए 50,000 पॉइंट्स की तरफ बढ़ सके। ये भी सवाल आया कि अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता हफ्ते 10 दिन के दौरान इंडेक्स में सुबह के वक्त तेजी और उसके बाद शाम में सेलिंग प्रेशर के आगे इंडेक्स सरेंडर करते हुए देखा जाता है और इन दी एंड मार्केट जो पॉजिटिव खुलती है इन दी एंड वो नेगेटिव साइड पे क्लोज हो जाती है। वॉल्यूम्स बड़े जबरदस्त देखने में आ रहे हैं, मार्केट में पार्टिसिपेशन लेवल बहुत हद तक पॉजिटिव नजर आता है और इसकी बहुत बड़ी वजह वो छोटे स्क्रिप्ट्स हैं जिनके बारे में काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस होती हुई नजर आती हैं। यानी कि सारे अरसे में अगर देखा जाए तो वो स्क्रिप्ट जिनकी जो प्राइसेस 2 रुपए से 20 रुपए के दरमियान है वो मेजर वॉल्यूम देखते हुए नजर आए। और आज भी हमने देखा कि जब सुबह 35 से 40 करोड़ रुपए का 35 से 40 करोड़ शेयर्स का काम हुआ तो वहां पे महज एक स्क्रिप्ट ऐसी थी जिसमें 20 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का काम हो चुका था। आज प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि इकोनॉमी के कौन से मामलात हैं और खास तौर पे हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, जिसमें बड़ी जबरदस्त तेजी देखने में आई और हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर ने किस तरीके से तेजी दिखाई और तमाम तरह स्क्रिप्ट्स अपवर्ड मूवमेंट करने लगे। आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट फहद हुसैन खान साहब, जिनका ताल्लुक है आदम सिक्योरिटी से। फहद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। फहद साहब, पहले तो जरा देखने वालों को ये बता दें कि गुज़िश्ता 8-10 दिन से हमने ये ट्रेंड्स देखे कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव होता है और देखते ही देखते मार्केट 11-12 बजे के बाद सेलिंग प्रेशर जो आता है उसके आगे मार्केट सरेंडर हो जाती है और इन दी एंड क्लोजिंग है वो नेगेटिव साइड पे दिखाई देती है। इसके पीछे क्या वजूहात है? देखिए 47,000 का जो लेवल है एक तो नफसियाती है, साइकोलॉजिकल लेवल है और माजी में भी इस लेवल पे हमने देखा है कि कई दफ़ा जो है मार्केट रिट्रेट हुई है और वहाँ पे जो है बज़ाहिर नज़र आता है कि जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो इस वक्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रैली कर चुके हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी बज़ाहिर इन लेवल्स पे ज़्यादा विलिंग नज़र नहीं आते कि फ़्रेश पोजीशन जो है ले और प्रॉफिट टेकिंग जो है वो एक एग्रेसिवली जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ही इंडेक्स जो है 47,000 का जो लेवल है उसको जो है अप्रोच करने जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि मैसिव जो है सेलिंग आना शुरू हो जाती है और मार्केट जो है 47,000 से वापस नीचे चली जाती है। रिसेंटली अभी 3 से 4 दफ़ा ऑलरेडी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि 47,000 का जो लेवल है वो एक ज़बरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट के लिए काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मार्केट के हवाले से अगर हम ओवरऑल देखें इन जनरल तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बड़ा ज़रूरी है जो कि हेल्प आउट करेगा इस लेवल को ब्रेकआउट करने में। तो इन्वेस्टर्स को फ़िलहाल यही कह सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए, वेट करें मार्केट ब्रेकआउट दे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, देन उसके बाद जो है फ्रेश पोजीशंस जो है ली जा सकते हैं क्योंकि फ़िलहाल बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो है 47,000 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा फहद, आपने रेजिस्टेंस की बात की तो हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में कुछ सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी देखने में आई, भरपूर तेजी देखने में आई और यहां तक अब बात हो रही है कि जितनी तेजी से वो सेक्टर्स अपवर्ड मूवमेंट दिखाई शायद अब वो ओवरबॉट हो चुका है, शायद मार्केट में ओवरबॉट हो गया, शायद कुछ सेक्टर्स ओवरबॉट हो गए और तकरीबन अगर हम देखें तो वो डिफरेंट सिनेरियो प्रेजेंट करता है। गुज़िश्ता दिनों में, गुज़िश्ता तारीख में, हालिया तारीख में देखें तो इस तरीके की मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से वो सेक्टर्स काम करते हुए नजर आए। टेक्नोलॉजी सेक्टर की मिसाल हम सबके सामने, इससे पहले किसी भी तौर पर हमने इस तरह की परफॉर्मेंसेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में नहीं देखी, दीगर इस तरह के दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें नहीं देखी। तो ये ओवरबॉट हो जाना मार्केट के लिए ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है आने वाले दिनों में? देखें जिस तरीके से सेक्टर्स के हवाले से आपने बात की, टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें
تو جب مارکیٹ نے باٹم مارا تھا تقریباً 26,000 اور کچھ کا لیول جو تھا جہاں پہ مارکیٹ باٹم آؤٹ ہوئی تھی، مجھے یاد ہے اس وقت جو ٹیکنالوجی کے جو کچھ سٹاکس تھے سیکٹر کے اندر، وہ جو تھے تقریباً کچھ سٹاکس تھے ایونسیون کی اگر ہم بات کریں تو وہ رفلی 18 یا 20 روپے کے پاس ٹریڈ ہو رہا تھا، اور نیٹ سول کی اگر ہم بات کریں وہ بھی کوئی 30 سے 40 کے بیچ میں جو ہے ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. وہاں سے اگر ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹلی اگر جو ریٹس ہم دیکھتے ہیں نیٹ سول کی اگر ہم بات کریں تو وہ 250 کے پاس جو ہے ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ہم ایونسیون کی بات کریں تو وہ جو ہے ہمیں تقریباً 100 کے آس پاس ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آلموسٹ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 5 سے 6 گنا یہ ان کی پرائسز بڑھ چکی ہیں، بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. لیکن اس میں ایک فیکٹر جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پینڈیمک کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوئی، اور لوکل اکانومی کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ رسک جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے کہ جس طریقے سے اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بالکل جو ہے فریز ہو چکی تھی. اس وقت یہ ہم نے دیکھا گلوبلی ایک ٹرینڈ دیکھا کہ اس وقت جو ٹیکنالوجی کے جو سیکٹرز تھے، جو سٹاکس تھے، وہ بہت زیادہ پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے ان دنوں میں، ان کرائسس کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے ان میں بھرپور قسم کی ایکومولیشن نظر آئی. دین اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تیزی سے جو ہے وہ بڑھنا بھی سٹارٹ ہوئے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں گلوبلی یو ایس مارکیٹ مطلب اگر ہماری اس پریکٹس کو دیکھیں تو یہ اوور آل مارکیٹ کی پریکٹس انٹرنیشنل مارکیٹ کی پریکٹس سے تقریباً لائن اپ کافی حد تک، کیونکہ جو رسک اوورس جو انویسٹرز تھے ان کو یہ پتا تھا کہ ان کیس اگر انڈسٹریز نہیں چلتی کووڈ کی وجہ سے جو ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ جو ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہے اس میں کیا ہے ورک فرام ہوم کر کے آپ چیزیں جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہو. کئی جو انڈسٹریز تھی ان کو جو ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے کافی فائدہ ہوا کہ انہوں نے جو اپنا کام تھا اس کو بہتر طریقے سے مینیج کیا. تو اس وقت بظاہر جو نیڈ تھی ٹیکنالوجی کی وہ ابھر کے سامنے آئی، اور اس کی ریفلیکشن ہمیں جو ہے ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں نظر آئی. اچھا، ہم جب ٹیکنالوجی کا ذکر چھیڑ ہی دیا تو یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ اکثر ویورز یہ بات پوچھتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ یہ بات ضرور پوچھتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ کا جو اگر ایکومولیٹڈ پرائس ٹو ارننگ ریشو کی بات کریں، ایک بڑا امپورٹنٹ فگر ہوتا ہے 10 سے 10.5 کے یا 11 کے درمیان یہ نمبرز دکھائی دیتے ہیں. اگر ہم ٹیک سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں یہ نمبرز بہت زیادہ ہیں، 50 60 70 تک کے ملٹیپل پہ یہ چیزیں ٹریڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو یہ بات کہیں نہ کہیں اس بات کا سائن تو ہے نا کہ شاید یہ اوور باٹ ہوا ہے، یا اس کی جتنی سکت ہے، جو پرائس پے آؤٹ دینے کی سکت ہے، شاید لوگ تھوڑی سی زیادہ امید لگا چکے ہیں، اور زیادہ تر مارکیٹ کا جو ایک ویٹ ہے اس وقت 1 سے 2 ڈائمنشن کی طرف شفٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ ابھی جس لیول پہ آنے کے بعد اس طریقے سے ایز آؤٹ نہیں ہو پا رہی. دیکھیں صحیح، بالکل صحیح آپ نے نوٹ کیا کہ جو پرائسز ہیں اگر ہم دیکھیں تو واقعی میں جو ٹیک سٹاکس ہیں وہ ان کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ اوور اسٹریچ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جو 2 سیکٹرز ہوتے ہیں خاص طور پہ ٹیکنالوجی اور فارما انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو ان میں ہوتا یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ کے جو پروڈکٹ ہے وہ ایبسلیٹ ہو سکتا ہے بہت جلد، تو ان کو اپنا جو R&D کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر جو پیسہ ہے وہ بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے. سملر سچویشن ہمیں فارما سیکٹر کے اندر نظر آتی ہے کہ ان کو جو فیوچر کی جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے پر آج بیٹھ کے ریسرچ کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، اور اس کے پر اربوں روپے جو ہے وہ ان کا لگ رہا ہوتا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ ایسی انڈسٹری کے جس کے اوپر آپ R&D کے اوپر بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو پی ملٹیپلز ہوتے ہیں وہ آلریڈی جو ہے نا ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ پریمیم پہ ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر ان کو ہم کمپیئر کریں دوسرے سیکٹرز کے ساتھ. تو یہ ایک ان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک نیچر ہے انڈسٹری کی، اس کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پریمیم کے اوپر ٹریڈ ہونا وہ کسی حد تک جسٹیفائڈ ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ابھی جو اگر ہم پرائسز دیکھیں تو وہ بہت زیادہ اوور اسٹریچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس میں بظاہر لگتا ہے کہ گنجائش ہے کہ ایک کریکشن ہے، ایک ہیلدی کریکشن ہے، تاکہ وہ انویسٹرز جو ابھی تک اس ریلی کے اندر جمپ ان نہیں کر سکے ان کو جو ہے ایک اچھا جو ہے لیول مل سکے انٹری ماننے کا. مطلب اگر آپ کی بات سے میں اس بات کا اندازہ لگاؤں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ مارکیٹ اگر تھوڑی بہت کریکشن لے گی تو اس کے بعد مارکیٹ تیار ہو رہی ہے اگلی موومنٹ کے لیے، اگلے ایک ریلی کے لیے. if you are saying that تو یہ بات الگ ہے، یا آپ کو یہ بات کا خدشہ ہے کہ مارکیٹ تھوڑا ٹائم لمبا ہو سکتا ہے کہ اس پیریڈ میں پھنسی رہے؟ نہیں، بظاہر لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے تھوڑا بریدر لے گی، یہاں پہ تھوڑی کریکشن جو ہے مارکیٹ میں ہو سکتی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اگر تھوڑی سی ریٹریسمنٹ مارکیٹ میں نہیں آئے گی تو انویسٹر جو ہے ان ریٹس پہ تو ایٹ لیسٹ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ولنگ ہوگا فریش پوزیشن لینے کے لیے، کیونکہ کئی اسٹاکس ایسے ہیں جن کی پرائسز جو ہے آلموسٹ اپنے
ऑल टाइम हाई, ये जो करंट रैली है इसके ऑल टाइम हाई के ऊपर बिल्कुल सही ट्रेड होते हुए बात है। नजर आ रहे हैं। तो अगर आम इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो वो तो यही कहेगा कि यार मार्केट क्योंकि ओवरबॉट है, इस वक्त 47,000 जो है एक भरपूर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे अगर 2 से 3,000 पॉइंट की अगर करेक्शन आती है जो कि हेल्दी है, बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट के अंदर 2 से 3,000 पॉइंट की करेक्शन जो है वो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब पैनिक की सिचुएशन पैनिक वाली नहीं है यहाँ सिचुएशन पे नहीं कोई। है। आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, इंप्रूव्ड है, गवर्नमेंट की एफर्ट्स भी नज़र आ रही है, जिस तरीके से IPPS का जो मामला है हल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि पर्सनली जो है गवर्नमेंट को और ज़्यादा जो है एफर्ट्स डालनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से अगर उन्होंने अभी उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो चीज़ें जो वो मैनेजेबल नहीं रहेंगी। मैं बात करूँ करंट अकाउंट डेफिसिट की, जो हमने देखा कि अक्सर बढ़ता हुआ नजर आता दिसंबर है। में जो है हमने देखा कि डेफिसिट में नंबर्स आए, उससे पहले 5 मंथ जो है बैक टू बैक सरप्लस में थे। ये माजी की हुकूमतों में भी यही सूरत हाल रही है कि जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो भरपूर तरीके से स्टार्ट हो जाती हैं, देन उसके बाद आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, और आपकी एक्सपोर्ट रिसेंट जो नंबर्स आए हैं 8% की ग्रोथ है, और आपकी इंपोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो 15 से 20% की है, तो कोई मैच नहीं है। तो डेफिनेटली फिर उसका प्रेशर जो है वो आपके ट्विन डेफिसिट्स पे आएगा। ट्रेड डेफिसिट आपका ऑलरेडी 21% से एक्सपेंड हुआ है, और एक्सपेक्ट यही है कि अभी जो करंट अकाउंट के नंबर्स आएंगे वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे। करंट अकाउंट के नंबर्स और ट्रेड डेफिसिट यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान का जो गैप है वो हर गुजरता दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में जो सीमेंट के एक्सपोर्ट्स के नंबर्स वो बहुत ज्यादा होते थे। पाकिस्तान से सीमेंट दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता था। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ्रीकी ममालिक में भी सीमेंट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता था। ये बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है। साथ साथ स्टील का शोबा भी पाकिस्तान में काफी इंपॉर्टेंस इख्तियार करता हुआ नजर आता है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मजबूत से मजबूतर होती जा रही है, वहीं पे जो स्टील और सीमेंट के सेक्टर का जो रोल है वो बहुत ज्यादा कलीदी होता जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी में बल्कि इसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी भरपूर तौर पे नजर आती है। इस बार हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो मेन जो पिलर्स हैं, खासतौर पर सीमेंट और स्टील सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये सारी बातें करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।